नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। देश में लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में 58,097 नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 15,389 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह भी है कि मरीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमारी अपनी चपेट में ले रही है, मरीज ठीक भी हो रहे हैं। उनका आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में कोरोना से 534 लोगों की मौत हो चुकी है और देश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,14,004 अभी तक पहुंच चुकी है। तो देश में लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार जो है वो तेजी के साथ पैर पसार रही है। 24 घंटे में 58,097 नए केस जो है वो अभी तक सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 15,389 कोरोना मरीज जो है वो ठीक भी हुए हैं। तो देश में 24 घंटे का यह आंकड़ा, जहां पर 534 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि पटना पीएमसीएच में 168 डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं और दिल्ली में 100 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। पटियाला में भी यह आंकड़ा 100 को पार कर गया है। 100 डॉक्टर्स पर संकट गहरा रहा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में यह आंकड़ा डबल से भी ज्यादा हो रहा है। आपको बता दें कि यहां पर 171 डॉक्टर बीमार है। कोलकाता में मुश्किल में 22 डॉक्टर जो है वो पड़े हुए हैं। तो आप समझिए, वो डॉक्टर जो आपकी और हमारी सेवा में लगे हुए, वो डॉक्टर जो इस वक्त इस मुश्किल वक्त में आपको और हमें बचा रहे हैं, आपकी हमारी वजह से अस्पतालों में तैनात है, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन अब ये डॉक्टर्स के पैनल में भी एंट्री कर गया है कोरोना। और जिस तरीके से पहली और सेकंड वेव में आपको याद होगा कि न जाने कितने डॉक्टर्स ऐसे हुए थे जो पॉजिटिव आए थे, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। आप और हम एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन उन्हें मरीजों के संपर्क में आना होता है, उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह में भी रहना पड़ता है मरीजों के बीच में। और साथ ही साथ जो पॉजिटिव केस उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर उनका इलाज भी करना होता है। तो अब डॉक्टर्स पर भी ये आफत बनकर टूट रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए कि अस्पतालों में कोरोना विस्फोट हो रहा है, लेकिन लापरवाही की तस्वीर आप देखिए कि कैसे अभी भी बाजारों में भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और यही वजह है कि लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाली है अगर आप वक्त रहते नहीं संभले। दिल्ली की बात करें, वीकेंड कर्फ्यू जो है उसकी बात अब सामने आ गई है कि शुक्रवार रात से वीकेंड कर्फ्यू चालू होगा, सोमवार सुबह खुलेगा। इसके अलावा मुंबई में भी लगातार लॉकडाउन की आहट जो है वो महसूस हो रही है। साथ ही आपको हम बताएं कि 8 राज्य ऐसे हैं अभी तक जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो कोरोना वॉरियर्स ही बीमार हो रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह कि अब डॉक्टर्स ही बीमार हो रहे हैं। अगर वो बीमार हो जाएंगे तो फिर इलाज कौन करेगा? तो कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली के एलएनजेपी से हमारे संवाददाता नमित त्यागी की यह खास रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली अब लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसने एक बार फिर से सरकार की साथ साथ लोगों को भी चिंताओं को बढ़ा दिया है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंदर तकरीबन 5,500 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हुई है। इसके साथ साथ जो एक्टिव केसों की संख्या है दिल्ली के अंदर वो तकरीबन 15,000 तक जा पहुंची है। साथ ही दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पर जो एहतियातन कदम है वो उठा रही है। कल डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया और साथ ही साथ आज से जो नई गाइडलाइंस हैं वो लागू की गई हैं, जिसके बाद जो है दिल्ली के तमाम जो सरकारी दफ्तर हैं उनको बंद किया गया है और जो तमाम जो लोग हैं वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट ऑफिस हैं वहाँ पर 50% लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बात करें तो देश की राजधानी के अंदर जो नई पाबंदियां हैं वो आज से लागू की गई हैं। इसके साथ साथ बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर जो है तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक और फैसला लिया है। दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पर 40% बेड जो हैं वो कोरोना मरीजों के लिए ही जो है वो अलाउड किए गए हैं। ये आज दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे जरा तस्वीरें दिखाइए कि अभी भी जो कुछ लोग हैं वो विदाउट मास्क आपको दिख जाएंगे और यहाँ पर देखिए अभी भी लोगों को लापरवाही जो है वो सूझ रही है। मास्क नहीं लगाना आपको? नहीं लगाना है। दादा इतना केस नहीं, जब पानी गिर रहा था ना इसलिए मास्क लगा लीजिए। केसेस नहीं देखिए अभी भी लोगों को जो है वो लापरवाही जो है वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार तो अपने स्तर पर कदम उठा रही है, लेकिन लोगों को अब आगे आकर लापरवाही छोड़नी होगी, क्योंकि ये जो बीमारी है वो अब गंभीर रूप लेती जा रही है। और ऐसे में दिल्ली के अंदर लॉकडाउन ना लगे, इसको लेकर अब लोगों को आगे आकर जो है अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो
तो नमित त्यागी का आपने ये रिपोर्ट देखी कि कैसे अभी भी लोग जो हैं वो लापरवाह नजर आ रहे हैं और इस बात को वो भूल रहे हैं और इस हकीकत से वो अनजान बने हुए हैं कि उनकी ये जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है, उनके खुद के लिए भी और उनके बाकी परिवार के सदस्यों के लिए भी। आइए, डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। इनके अलावा मेरे सहयोगी भी अलग अलग जगह से आपको हाल बताएंगे कि कहां पर अभी ताजा आंकड़े जो है वो क्या कह रहे हैं और वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया पर और आपका शुक्रिया इस बात के लिए कि ऐसे वक्त में आप हमें समय दे रही हैं ताकि लोगों को जागरूक कर पाए और उन्हें सही बात पहुंचा पाए। साथ ही मेरे सहयोगी नमित त्यागी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभम पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुभम आपका रुख करना चाहूंगी और फिलहाल महाराष्ट्र के आज के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं और लॉकडाउन की कोई खबर महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल नीता जी, महाराष्ट्र में अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना वायरस के 18,500 के आसपास जो है मामले सामने आए, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो तकरीबन 10,606 ये सिर्फ मुंबई के आंकड़े हैं। और आज सुबह से ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें ये निर्णय लिया जा सकता है कि कुछ और प्रतिबंध जो है वो पूरे मुंबई शहर में और उसके आसपास के इलाकों में लगाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस के साथ साथ ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 75 मामले सामने आए, जिसमें से 40 जो मामले अकेले हैं वो सिर्फ मुंबई में पाए गए हैं। तो खतरे की घंटी जो है वो पूरी तरह से मुंबई में मंडराते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरीके से स्कूल को बंद कर दिया गया था और आज जो कयास लगाया जा रहा है कि कॉलेज को भी बंद किया जा सकता है, जिसका निर्णय 4 बजे हो जाएगा। उससे पहले बाजारों में 50% क्षमता के साथ दुकानों की जो समय की पाबंदियां हैं उसको घटाकर जो है निर्णय लिया जा सकता है। बैठक, बहुत अहम बैठक जो इस वक्त मंत्रालय में चल रही है। अब से कुछ देर का इंतजार करना होगा जब मुंबई में भी कुछ पाबंदियां लगा दी जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार तेजी से पैर पसार रहे हैं, न सिर्फ महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार बल्कि आम जनता की भी टेंशन बढ़ गई है। जी बिल्कुल, सभी की टेंशन बढ़ रही है क्योंकि आंकड़ों में जिस तरीके से नमित इजाफा हो रहा है ये बिल्कुल अब एक बार फिर से हमें सेकंड वेव की याद दिला रहा है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे ही शुरुआत हुई थी और अब तीसरी लहर की आहट जो आप और हम महसूस कर पा रहे हैं ये डरा रही है और दहशत पैदा कर रही है, क्योंकि सेकंड वेव हमने सबने देखी कि कितना बुरा हाल हुआ था। फिलहाल मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के ताजा आंकड़े क्या कह रहे हैं। हालांकि आज दिल्ली का मौसम भी बेहद खराब है, बारिश भी है और बाहर काली घटा भी छाई हुई है। देखिए बिल्कुल निदा, जो दिल्ली के आंकड़े हैं वो बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि साल 2021 की बात करें जो शुरुआत वहां हुई थी और साल 2022 की शुरुआत भी लगभग वैसी ही हुई है। पिछले 3 से 4 दिन में जो रिकॉर्ड आंकड़े हैं वो दिल्ली के अंदर देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 5,500 मामले जो हैं वो दिल्ली के अंदर दर्ज किए हैं और इसके साथ साथ जो एक्टिव केसेस की संख्या है जो निदा 20 दिसंबर को तकरीबन 1 या 2,000 एक्टिव केसेस थे दिल्ली के अंदर, वो फिलहाल 15,000 के करीब पहुंच गए एक्टिव केस। वहीं पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत कोरोना से हुई है दिल्ली के अंदर। लेकिन पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसमें अगर मैं बड़ी बात बताना चाहूं तो पिछले कुछ दिनों में जो है 55% का उछाल जो है निदा वो देखा गया है। मौजूदा समय की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश के अंदर 58,000 से ज्यादा मामले कोरोना के नए दर्ज किए गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो पूरे देश में अब 2100 को पार कर गया है। तो ऐसे में दिल्ली के लोग जो हैं जो अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, हमने जो अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, अब लोगों को समझना होगा, क्योंकि सरकार जो है वो केवल नियम लागू कर सकती है लेकिन उनको फॉलो करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ कोरोना की दूसरी वेव में जो दिल्ली के अंदर तमाम कम्युनिटी सेंटर की बात करें या फिर कुछ ऐसे स्कूल्स थे जहां पर जो है आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, कोरोना के बीच में जब केसेस कम आने शुरू हुए तो उनको बंद कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही अब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर जो आइसोलेशन वार्ड है, आइसोलेशन सेंटर है, उनको फिर से शुरू किया जा रहा है। कुछ देर पहले ही मैं पहुंचा था जीटीबी हॉस्पिटल के, वहां पर जो एक बड़ा जो आइसोलेशन सेंटर था उसको बंद किया गया था, लेकिन आज फिर से उसको शुरू किया जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि आखिर अगर कोरोना के केसेस बढ़ेंगे तो कोरोना की दूसरी वेव की तरह कहीं दिल्ली का जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से दुरुस्त की जा चुकी हैं। लेकिन ये जमीनी हकीकत, लेकिन टेंशन ये बातें तब बढ़ा देती है ना नमित, ये टेंशन तब बढ़ा देती है ये बातें जब दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहकर तो तमाम तरीके की नसीहतें देते हैं और कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद ही बाहर देहरादून से जाकर दिल्ली के अंदर कोरोना लेकर आ जाते हैं और पॉजिटिव होकर फिर वो घर में अंदर बंद हो जाते हैं। चलिए डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। तो दीपाली मैम आपके
पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। देखिए अभी आज सुबह ही अभी तक मैं पढ़ रही थी कि फला राज्य में इतना आंकड़ा हो चुका है, फला जगह पर इतने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन आज जब मैं तो मैंने आते ही सुबह ब्रेकिंग पढ़ी कि कई डॉक्टर्स भी ऐसे हैं जो उसकी चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं, हमेशा हमारी सेवा में तत्पर हैं, अगर वो खुद बीमार पड़ जाएंगे तो फिर हमारा इलाज कौन करेगा? देखिए, वैसे भी अगर निदा हम देखें, इंडिया की जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमेशा के लिए WHO की रिकमेंडेशन होती है 10,000 लोगों के लिए, 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर। यहाँ पे वो आंकड़ा एक डॉक्टर 10,000 लोगों के लिए बैठता है। तो वैसे ही यहाँ पे हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है। हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी देखा कि कितनी ही डॉक्टर्स ने अपनी जान दे दी। इसके लिए जो भी हम शब्द यूज करें वो बहुत कम है। मेरे खुद के बहुत अजीज दोस्त हैं जिनको आई हैव लॉस्ट इन दिस कोविड बैटल, और अभी भी कुछ लोग हैं जो गृहस्थ हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे हैं। सो आपके चैनल के द्वारा बस यही रिक्वेस्ट है कि लोगों को ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि आपको वैक्सीन हो गई है तो आपको कोविड नहीं हो सकता, या आपको पहले कोविड हुआ था तो अब नहीं हो सकता। तो लोगों को अब जागरूक होना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, डॉक्टर दीपाली की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए महाराष्ट्र में जो मैंने अभी जिक्र किया, पटना PMCH में कुल 168 डॉक्टर ऐसे हैं जो संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के भी अलग अलग अस्पतालों में 100 डॉक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, और साथ ही पटियाला के एक अस्पताल में 100 डॉक्टर, यहां भी आंकड़ा 100 पहुंच चुका है डॉक्टर्स का। ऐसे में लोगों को समझना कितना जरूरी है कि वो डॉक्टर जो लाख एहतियात बरतते हैं, वो डॉक्टर जिन्हें सब कुछ पता है कि बचाव कैसा करना है, लेकिन बावजूद इसके ये वायरस, ये वेरिएंट इतना खतरनाक है कि उनको भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो फिर आम आदमी की क्या बिसात है, क्यों लोग लापरवाही बरत रहे हैं? सर, उनको कुछ एक मैसेज कि देखिए जब डॉक्टर्स खुद सेफ नहीं रह पा रहे तो वो आपका इलाज कैसे करेंगे? ऐसे में आपकी भी मजबूरी लोगों को समझनी होगी। निदा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डॉक्टर्स और इनफैक्ट सारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि काफी सारे जो इन्फेक्शियस लोग हैं ये एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो उनको खुद ही नहीं पता है कि वो उनको इन्फेक्शन हुआ है या वो इन्फेक्टेड हैं। वो कहीं पार्टी में गए, कहीं मार्केट्स में गए और वो इन्फेक्शन लेके आ गए, और अगर इनको माइल्ड सिम्टम्स है या बहुत बार बिल्कुल सिम्टम्स भी नहीं है, इनफैक्ट बॉम्बे में देखा गया कि मेजॉरिटी पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो खुद ही नहीं पता कि उनको वो इन्फेक्टेड है, और वो डॉक्टर के पास भी आते हैं। डॉक्टर्स को भी अगर सिम्टम्स उस तरह के नहीं होते हैं तो शायद उनकी भी थोड़ी सी लापरवाही रहती है। अब क्योंकि इतना फैल गया है तो अब हम लोग ज्यादा इस चीज के लिए सतर्क हैं, मास्क वगैरह फिर से बहुत डिलीजेंटली लगा रहे हैं, बट बीच में शायद थोड़ी सी सतर्कता में कमी रही और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो इतने 2 साल से हमारे को बताया जा रहा है और फिर भी हम उसको नहीं अपना रहे हैं। मास्क लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना जरूरी है, थोड़े समय के लिए एटलीस्ट, जब तक कि हम इस ओमिक्रॉन की वेव के बारे में और नहीं जानकारी ले पाते हैं और इसकी हम पूरी खतरे को नहीं समझ पाते हैं, तब तक एटलीस्ट 4-6 हफ्ते के लिए हमें फिर से वो पुराने तरीके से अपने आप को सीमित रखना पड़ेगा। और बहुत एसेंशियल काम ही हमें करने पड़ेंगे, बाकी सब चीजों में हमें सतर्कता बढ़नी है। बिल्कुल, मास्क का जिक्र आपने यहाँ पर किया। मेरे सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी, जब आपने वहां से रिपोर्ट भेजी दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स की बात करें वो खुद बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में अगर हम अस्पतालों के बाहर की बात करें तो लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं। जरा बताइए डॉक्टर साहब को कि वो कितने जागरूक हैं, क्योंकि आज हमने जो आपकी रिपोर्ट देखी वो वाकई में हैरान करने वाली थी कि इतने मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इतना बड़ा संकट देश पर गहरा रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। क्यों उन्हें ये समझ नहीं आता कि कैमरा देख के उन्हें मास्क लगाना है, पुलिस अगर खड़ी है चालान के डर से उन्हें मास्क लगाना है? वो अपनी जिंदगी से प्यार क्यों नहीं करते हैं? किसी के डर से हमें मास्क नहीं लगाना है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है। नमित, जरा बताइए डॉक्टर साहब को कि जब आप पहुंचे बाजार में लोगों के बीच में, लोग कैसे बिना मास्क के धड़ल्ले से घूम रहे थे वहां पर? देखिए बिल्कुल निदा, यहाँ पर अब 2 बातें समझने वाली हैं, क्योंकि जब मैं मार्केट्स में जाता हूँ या फिर अस्पताल के बाहर जाता हूँ, वहाँ पर कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि मास्क नहीं पहनते हैं। आप उनको कैमरा दिखाइए तो वो फिर वो मास्क पहनने लगते हैं, या फिर पुलिस वाले अगर उनका चालान काटने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वो बोलते हैं कि हमने मास्क अभी उतारा है। लेकिन ऑफ द कैमरा कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, वो लोग, कुछ लोगों के मन में ये एक भ्रम बैठा हुआ है, वो लोग कहते हैं कि हमने दोनों वैक्सीन लगा रखी है। तो ऐसे में उन लोगों को भी समझना होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो जो लोग ये मन में भ्रम पालकर बैठे हैं कि
उन्होंने दोनों वैक्सीन ले ली है, उनको कोरोना नहीं होगा, तो अपने दिमाग से उनको ये भ्रम निकालना होगा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पाबंदियां लगाई गई हैं, बाजार जो है वो अभी भी खुले हुए हैं, हालांकि उनको वहां पर जो दुकानें हैं वो OD1 के हिसाब से खुल रही हैं, लेकिन जो लोग अभी भी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल रहे हैं, निदा, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर फरवरी में कोरोना की तीसरी पीक जो है वो अपने चरम पर आएगी तो उस वक्त बच्चों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी ये कोरोना की पीक। तो ऐसे में जो लोग अपने बच्चों को बाहर लेकर निकल रहे हैं उनको ये समझना होगा कि वो पहले तो खुद ही बाहर ना निकले अगर ज्यादा जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी भी है तो अपने बच्चों को कम से कम बाहर लेकर ना निकले। क्योंकि मैंने देखा था कल भी मार्केट के अंदर कई ऐसे पेरेंट्स थे जो कि अपने 2-2, 3-3 साल के बच्चों को लेकर बाहर घूम रहे थे। तो जाहिर तौर पर उन पेरेंट्स को जो कोरोना का खतरा बढ़ रहा है इस बात को समझना होगा कि क्योंकि ये कोरोना अब किसी को नहीं पकड़ रहा है। निदा, पिछले 2 दिन की बात करें तो इसमें राजनेताओं की बात करें, फिल्म एक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, सभी लोगों को अपनी चपेट में लिया है। बिल्कुल नमित, आप और हम तो लगातार ये अपील भी चला रहे हैं। न्यूज इंडिया खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन बेहतर होगा कि जिस तरीके से आपने दोनों डोज का जिक्र किया, ये समस्या कई लोगों के साथ आ रही है। मैं डॉक्टर दीपाली से जानना चाहूंगी, मैम, ये जो भ्रम की स्थिति अभी बनी हुई है कि अगर किसी ने दोनों डोज ले ली है और वो वैक्सीनेटेड है कंप्लीट तो उसको कुछ नहीं होगा, ये कितनी बड़ी गलतफहमी है? जरा मैं चाहूंगी जो लोग इस वक्त हमारे ये शो देख रहे हैं उनकी इस गलतफहमी को आप दूर कीजिए। देखिए, ये वैसी ही गलत फहमी है जैसे कि कुछ लोग शुरू में सोच रहे थे कि हमें वैक्सीन नहीं लेनी, हमें इंपोर्टेड वैक्सीन चाहिए, ये वैक्सीन पॉलिटिकल है। अब लोग सोच रहे हैं कि हमें तो वैक्सीन लग गई है, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो धड़ल्ले से मार्केट में निकल जाते हैं, कहीं भी घूमने निकल जाते हैं। मैं हैरान हूँ कि मेरे पास जब मरीज आते हैं मैं उन्हें कहती हूँ कि प्लीज मास्क पहनिए, वो अपना स्किन दिखाते हैं, कुछ दिखाते हैं, दिक्कत में कहती हूँ प्लीज मास्क पहनिए। उनको लगता है कि उनकी आवाज बाहर नहीं निकल रही, लोगों का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि मान लिया कि ओमिक्रॉन के सिम्टम्स माइल्ड है, उसका ट्रांसमिशन बहुत हाई है, मगर भूलिए ना कि ये वायरस बहुत बहरूबी है, बहुत बार रूप बदलता है, म्यूटेट करता है। तो लोगों को इन्फेक्ट नहीं होना है, वैक्सीन सिर्फ हमें बचाएगी सीवियर इन्फेक्शन ना हो उससे, और वो भी जिन लोगों को साथ में कोई बीमारियां हैं तो उसकी वजह से एंटीबॉडीज कम हो सकती हैं, जैसे जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज जिसे हम कहते हैं, या इम्यूनिटी अच्छी ना हो किसी भी कारण से, या बीच में कोई और बीमारी हो गई हो कोविड के बाद, तो उसकी वजह से उनकी एंटीबॉडीज कम हो जाती है, इसलिए उन लोगों को बूस्टर की आवश्यकता है। बिल्कुल। मुंबई का रुख करना चाहेंगे, शुभम को लेकर आई जरा स्क्रीन पर। शुभम, जिस तरीके से आप अहम जानकारी साझा कर रहे थे कि अहम बैठक जो है वो चल रही है राजेश टोपे की अध्यक्षता में, बैठक को लेकर कोई अपडेट अभी मुंबई में? देखिए, बैठक लंबी चलने वाली है जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि कहां पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों की बात करें तो जहां पर 9,000 10,000 महाराष्ट्र में मामले सामने था वो 18,000 आने लगे और डबल हो चुके हैं पूरी तरीके से। मुंबई की बात करें तो 4,000 5,000 आते थे, 31 की पहले की बात करें तो 2,000 3,000 से आंकड़ा शुरू हुआ था, अब वो सीधे 10,000 तक पहुंच गए। तो बहुत बड़ी बैठक होने वाली, लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसमें निर्णय लिया जाएगा, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लोगों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दरअसल अभी लॉकडाउन लगता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, फिर घरों की अपने गाँव की तरफ पलायन करने लगते हैं, लोग यहाँ से वहां अफरा तफरी मचाने लगते हैं, तो बाजारों में भीड़ कम हो इसके लिए बैठक की जा रही है। उसके अलावा किस तरीके से लोगों को रोका जाए, जो मास्क नहीं पहनते हैं उनके ऊपर किस तरह से और पाबंदी जो सख्ती अपनाया जाए, उसके लिए बैठक की जा रही है। स्टेप बाय स्टेप ये निर्णय लिया जाएगा। अगर एक साथ स्टेप लगा सारी चीजें प्रतिबंध लगा देंगे तो लोग अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और पलायन की स्थिति जो पहले और दूसरे लॉकडाउन हमें देखने को मिली वैसी स्थिति फिर तीसरी लहर में देखने को मिल सकती है। इस वजह से निर्णय जो है स्टेप बाय स्टेप लिया जाएगा। जिस तरह से आज कॉलेज को बंद करने का ऐलान आ सकता है, आज बाजार को बंद करने का, जो दुकानों की टाइमिंग है उसको भी कम किया जा सकता है। उसके बाद अगर मामले और भी नहीं रुके तो जो मुंबई की धड़कन कही जाती है, मुंबई की लोकल ट्रेन और मुंबई की बेस्ट की बसें इसमें सुबह शाम ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी विचार किया जा सकता है कि उसे 50% कैपेसिटी के साथ चला जाए या फिर जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें जाने आने दिया जाए, बाकी आम लोगों को जो है वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जा सकता है। तो बिल्कुल बड़ी बैठक होने वाली है और इंतजार जो है वो करना पड़ेगा कि इस बैठक से क्या निकल के आता है। बिल्कुल, सेकंड वेव की लहर जब खत्म हुई थी तो लगा था कि शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद जब 2022 नए साल का आगाज हुआ तो लगा कि 2022 में तो कम से कम ऐसी खबरें नहीं आएंगी, क्योंकि 20 और 21 बहुत बुरा गुजरा है सबका। लेकिन जिस तरीके से मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, लग नहीं रहा कि 2022 भी सुकून से गुजरेगा। डॉक्टर अमिताभ, देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो थर्ड वेव आई है ये ओमिक्रॉन की ही वेव है, क्योंकि इट हैज डिस्प्लेस्ड द प्रीवियस वर्जन्स और मेजॉरिटी जो हमें हो रहे हैं ओमिक्रॉन ही हो रहे हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहूंगा कि ये एक वैक्सीन एस्केप वेरिएंट है, तो वैक्सीनेशन से
गंभीर बीमारी के लिए डेफिनेटली ये प्रिवेंट करती है वैक्सीनेशन, बट इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाएगी वैक्सीनेशन। तो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वैक्सीनेटेड लोगों में भी हो रहा है, तो ये चीज़ एक हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो ट्रांसमिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत जल्दी ही ये पूरे पॉपुलेशन कम्युनिटी में फैल रहा है, तो हमें इसको देखना है। लेकिन ये भी एक मानने की बात है, एक अच्छी जिसको हम सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं, कि इससे जो बीमारी हो रही है बहुत ज़्यादा घातक नहीं हो रही है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज डेथ उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेजी से फैलता है और पूरी पॉपुलेशन में फैल सकता है। तो अगर मान लो 0.5%, 1%, 2% मरीज भी अगर मोर्टेलिटी होती है, या 10-15% मरीज भी अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर सारी पॉपुलेशन में सडनली ये बढ़ेगा तो फिर से हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली बार की तरह डगमगा सकता है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि जो ये स्प्रेड हो, हालांकि वेरिएंट उतना खतरनाक नहीं है, पर फिर भी अगर हमारी जो डिनोमिनेटर है इतना बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अगर ये सडनली फैलेगा तो फिर वही जो 1% लोगों को भी अगर अस्पताल की जरूरत है, फिर उनको भी शायद बेड मिलना मुश्किल हो जाए पिछली बार की तरह। तो हमें ये ध्यान बहुत जरूरी है कि सारे एहतियात हमें बरतने ही पड़ेंगे जब तक कि ये इसकी वेव को हम फिर से सहन नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि फिर परेशानी भी हमें ही होती है। पहले हम लापरवाही बरत लेते हैं और किसी भी बात का ध्यान नहीं देते, जो गाइडलाइंस दी जाती है उन्हें सही से फॉलो नहीं करते। उसके बाद में फिर जब अस्पताल में तादाद ज्यादा बढ़ जाती है मरीजों की, तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स भी क्या करेंगे, या फिर कितने अस्पताल खोले जाएंगे उनके लिए। हालांकि सरकारें लाख दावे करें कि पूरे इंतजाम है, लेकिन हमारी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और डॉक्टर्स की तादाद बहुत कम है। इसका भी हमें ख्याल जो है वो यहाँ पर रखना होगा। नमित मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नमित का हम रुख कर लेते हैं यहाँ पर। नमित, जिस तरीके से अभी सिर्फ दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की बात आई है सामने निकल करके, लेकिन क्या लग रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की बात सामने आई? क्योंकि लोग जो है वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अस्पतालों में लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और उसके अलावा बाजारों की बात करें, बाजारों में भी भीड़ हर दिन हमें को देखने को मिल रही। नहीं लगता कि और ज्यादा सख्त कदम उठाने की जरूरत है, पाबंदियां और ज्यादा लागू करने की जरूरत है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार को? देखिए, यहाँ पर निदा दो बातें समझने वाली हैं, क्योंकि जब दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब सिस्टम को लागू किया गया था तो उस वक्त ये बात कही गई थी कि अगर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2-3% से ऊपर पहुँचती है तो दिल्ली के अंदर जो है पाबंदियाँ बढ़ेंगी, लॉकडाउन की भी नौबत आ सकती है। लेकिन फिलहाल आज के समय में बात करें तो दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी रेट जो है वो 8% को क्रॉस कर गया है। तो दिल्ली सरकार आखिर किस चीज़ का इंतजार कर रही है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जो अभी फिलहाल कल से नई पाबंदियां लगी हैं, आज से उनको लागू कर दिया गया है। मैंने कई प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऑफिस हैं उनका दौरा किया। प्राइवेट ऑफिस के अंदर केवल 50% स्टाफ को ही आने की इजाज़त दी गई है। दूसरा जो एक बड़ा फैसला ज़्यादा कल दिल्ली सरकार ने किया था, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर डीटीसी बसेज और मेट्रो के अंदर 50% की सीटिंग अरेंजमेंट की बात कही गई थी, तो उस वक्त हमने देखा था कि मेट्रो और बस स्टैंड पर कितनी लंबी लंबी लाइनें थी। हालांकि वो लाइनें आज वहाँ से नदारद दिखी, इतनी ज़्यादा भीड़ हमें वहाँ पर नजर नहीं। और जब लोगों का रिएक्शन था, क्योंकि कल जो फैसला लिया गया था कि मेट्रो और डीटीसी बसें अब जो है 100% कैपेसिटी के साथ चलेंगी, तो लोगों का कहना था कि इससे हमारा समय बचेगा। लेकिन यहाँ पर अब लोगों को ये बात समझनी होगी कि दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी सहूलियत के लिए ये कदम तो उठाया गया है, लेकिन उनको अब उस सिचुएशन में लापरवाही नहीं बरतनी। क्योंकि मैंने कई बार देखा था निदा, और आपने भी देखा होगा कि कई लोग हैं डीटीसी बसेस के अंदर वो विदाउट मास्क जो है वो सफर करते हैं। लेकिन कल दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि मेट्रो और डीटीसी बस में जिस शख्स ने मास्क नहीं पहना है उसको सफर नहीं करने दिया जाएगा। अब और ऐसे लोग अपने लिए तो मुसीबत खड़ी करते हैं, दूसरों के लिए भी मुसीबत बनकर सफर कर रहे होते हैं। आप तमाम लोग बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, जल्द आएंगे तो डॉक्टर से और बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है ये खतरा कितना बड़ा है। आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बल्कि पीएससी के जवानों, पुलिस के कार्मिकों, पुलिस के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, जिनका आज यहाँ पे लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही इस दौरान
उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार अलग अलग यानी रेंज स्तर पर हम लोगों ने साइबर थानों की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश में प्रत्येक रेंज पर फॉरेंसिक लैब की स्थापना करने की कार्रवाई के साथ ही अब उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक एंड साइबर इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई भी उत्तर प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है। आज प्रदेश 4 बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू कर चुका है। इसके बेहतरीन परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के भवन के शिलान्यास के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहे हैं और इन सभी का लाभ प्रदेश के अंदर प्रदेश के न केवल पुलिस कार्मिकों को उपलब्ध होगा बल्कि प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के विकास के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की बेहतर छवि को देश और दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि पुलिस बल जितना अनुशासित और दक्ष होगा वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल पर उसका उतना ही सकारात्मक असर भी पड़ेगा। और हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर इस परिणाम को उत्तर प्रदेश के अंदर होते हुए देखा है। प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर निवेश। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं। आइए वापस हम अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आज का विषय बेहद खास है क्योंकि अगर डॉक्टर ही संक्रमित हो रहे हैं तो वाकई में अब ये आंकड़ा बहुत ज्यादा डरा रहा है क्योंकि जो लोग इलाज करेंगे अगर वही बीमार पड़ जाएंगे तो फिर इलाज कैसे होगा। चलिए मेहमानों को रुक करते हैं और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सिंघल भी जुड़ चुके हैं अपोलो से। उनका सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रदीप, आप आज अभी जुड़े हैं। दरअसल सवाल यह है कि अस्पतालों में भी अब कोरोना एंट्री कर रहा है, डॉक्टर्स पर कोरोना का अटैक जो बहुत ज्यादा डरा रहा है। कोरोना वॉरियर्स ही अगर बीमार पड़ जाएंगे तो फिर इलाज कौन करेगा सर? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदीप जी। चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, सफदरजंग हो, काफ़ी सारे डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स को ही सबसे पहले कोई भी पेशेंट है उसको सामना करना पड़ता है। तो ये, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो भी डॉक्टर्स को इन्फेक्शन हुआ है वो काफ़ी जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं। हाँ। और तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फेक्शन है, जो कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स के भी मेरे पास फोन आ रहे हैं जिन बच्चों को फीवर है, पॉजिटिव भी आया है कुछ बच्चों में, लेकिन वो बच्चे काफ़ी जल्दी रिकवर हो रहे हैं और एडमिशन्स की ज़रूरत बहुत कम पड़ रही है। तो अब ये जो डॉक्टर्स का जो आपने सवाल उठाया, क्योंकि डॉक्टर्स तो फ्रंट में रहता है, डॉक्टर्स है, नर्सिज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो तो फ्रंट में रहता है, तो उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सरकार को ही चाहिए कि कुछ और डॉक्टर्स को भी जी हाँ सर ठीक है, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। देखिए आपने अभी खुद कहा, मेरी बात आपने कह दी कि बिल्कुल फ्रंट वॉरियर्स हैं वो और फ्रंट पर रहकर सबकी देखभाल करते हैं और ऐसे में नहीं लगता कि उनके लिए और ज्यादा खास इंतजाम होने चाहिए। सवाल ये है कि अगर अस्पतालों में ही कोरोना विस्फोट हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? डॉक्टर दीपाली। देखिए, जिम्मेवारी ये कहना सिर्फ कि नागरिकों की है वो भी गलत है, क्योंकि ये एक आप समझ लीजिए जैसे सुनामी, फ्लड आया या कुछ आया, अभी एक वायरस का पैंडेमिक आया हुआ है जिसके लिए हम किसी को भी दोषी नहीं कह सकते। मगर हाँ, जो इंसान बिना मास्क के बेफालतू घूमने के लिए इस वक्त अपने घर से बाहर जा रहा है वो हानिकारक अपने घर, अपने परिवार, अपने स्वयं और अपने देश के लिए है, वो एंटी इंडिया है। सो उस इंसान के लिए मुझे लगता है कि उसको हमें पूरी गलती करार करनी चाहिए। ये बहुत ही बेवकूफी है जैसे स्कूल में बच्चों के लिए किया जाता है, एडल्ट्स के लिए कि पुलिस वाले खड़े हैं कि मास्क क्यों पहना हुआ है, बाहर सिगरेट स्मोकिंग क्यों हो रही है। प्लीज हम देशवासियों को इस वक्त एकजुट होना है। देश के लिए मत होइए, अपने खुद के लिए होइए, अपने परिवार के लिए होइए। घर से बाहर जाएं तो डबल मास्क पहने, जहाँ पे आप भीड़ में हो
सिंगल मास्क जरूर पहने। मास्क की भी एक कला है निताजी, जो हम आपके चैनल के द्वारा बताना चाहेंगे। अगर आप 3 प्लाई मास्क पहनते हैं तो वो 3-4 घंटे सिर्फ चलता है। अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो आज जो पहना है उसकी बारी 3 दिन बाद आएगी। उसी मास्क को रोजाना नहीं पहनना है। कपड़े का मास्क ठीक है, आप मास्क पे पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं, आप सिंपल अपने जो दुपट्टा हो कोई घर में या कोई साड़ी हो जो नहीं यूज होती, उसको काट काट के मास्क बनाए। आज एक पहना, उसकी बारी 3 दिन बाद आएगी। धोने के बाद अगर आप उसको कैसे धोना है, उसको नॉर्मल सर्फ रिंस से धोइए, माइक्रोवेव कर लीजिए, हो सके तो उसको उबाल लीजिए, बेस्ट है। ऑटोक्लेव हो जाएगा, स्टीराइल हो जाएगा। मगर मास्क जरूर पहनिए, मास्क के बिना ना जाए। अगर आप बस में बैठे हो तो 2 मास्क पहन लीजिए, कपड़े के एक के ऊपर एक, और अपना ध्यान रखिए, हाथों को बार बार धोइए। वही आपकी जिम्मेवारी है, वो ना करें तो गलती आपकी है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी आम लोगों की, क्योंकि आम आदमी बहुत मुश्किल से अभी भी समझ पा रहा है और खतरा इतना बड़ा है उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स की जिस तरीके से लगातार रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, डॉक्टर अमिताभ, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आम आदमी लापरवाह हो सकता है लेकिन डॉक्टर लापरवाह नहीं हो सकते। तो क्या कहीं ना कहीं अस्पतालों में कोविड गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा, जो इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स का आंकड़ा जो है वो डरा रहा है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि शुरुआत में बहुत इस चीज का, क्योंकि सिम्टोमेटिक पेशेंट बहुत सारे थे जो शायद हमारे उसमें से निकल गए, पर अब डेफिनेटली हर अस्पताल में जैसे 40% बेड्स भी अब रिजर्व हो गए हैं। वो एक पुरानी सीरियसनेस जो है वो आ गई है। बीच में जरूर मैं मानूंगा कि डॉक्टर्स भी थोड़े से लापरवाह हो गए थे, क्योंकि देखिए, ये जो कपड़े का मास्क है या जो 3 प्लाई मास्क है, ये आम जनता के लिए ठीक है, पर जो डॉक्टर जो फ्रंट लाइन में हैं उनको N95 मास्क ही पहनना होगा, क्योंकि बिना N95 मास्क से आप अपने आप का बचाव नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी में कपड़े का मास्क या और कोई मास्क फिर भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज N95 सबके लिए पहनना मुश्किल है। बट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो एक्सपोज्ड हैं बहुत ज्यादा, उनको तो N95 मास्क ही पहनना होगा, या और भी जो PP100 मास्क होते हैं वो पहनने पड़ेंगे। पर ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारी सेकेंड वेव थी उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में अब सुधार हुआ है, और PP और जो भी सुविधाएं हैं वो हर एक अस्पताल में अभी अवेलेबल हैं। तो ये कहना कि शायद और फर्दर पीपी किट का आपने जिक्र किया, तो अगला सवाल मेरा यही था सर, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट और सेकंड वेव में कि पीपी किट ही नहीं थी स्टाफ के पास और उन्हें ऐसे ही मजबूरन इलाज करना पड़ रहा था। क्या अभी भी इस तरीके की कोई कमी आ रही है यहाँ पर अस्पतालों में, या फिर पीपी किट वगैरह सब है तो फिर लापरवाही कहाँ हो रही है? अवेलेबल है, और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि अब ऐसा है कि कोई भी अगर अस्पताल कोविड पेशेंट्स को एडमिट करता है तो वो एक अलग वार्ड होगा, अलग सेग्रीगेटेड एरिया होगा, उसका स्टाफ सेग्रीगेटेड होगा, और जो कि वेव 2 से अब हमारे को एक एक्सपीरियंस मिल गया है। तो ये जो स्टाफ होगा, दे विल बी प्रोवाइडेड पीपीई किट एंड दे विल बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट प्रोटेक्शन। तो और अगर किसी को नहीं मिलता है तो फिर मेरा रिक्वेस्ट उस हेल्थ केयर वर्कर को यही है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर बोले कि मैं कोविड के एरिया में नहीं, मेरे को पोस्ट करें अगर मेरे को एडिक्वेट पीपीई किट आप नहीं दे सकते हैं। तो ये तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी है कि वो जो भी डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर वर्कर कोविड पेशेंट्स को देख रहा है या इवन कोविड वार्ड में जा रहा है, या जिसको एक्सपोजर से इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जहां पर आपको पता ही नहीं है कि पेशेंट कोविड है या नहीं है, दे ऑल नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो ये तो अस्पताल की जिम्मेवारी है। देखिए, डॉक्टर्स का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में लगातार कल से जो खबरें आई हैं उनकी बाढ़ सी आ गई है कि अब जो राजनेता है वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं। हमने देखा कि कल जिस तरीके से पहले कई खबरें आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, और अब अहम खबर ये आ रही है बिहार से, इस बीच के बिहार में नीतीश कैबिनेट में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। देखिए, लगातार खबरें अब सामने आ रही हैं। कल मनोज तिवारी की खबर सामने आई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खबर सामने आई, और आज अब देखिए बिहार में भी एंट्री हो चुकी है। बिहार में नीतीश कैबिनेट में कोरोना की ये एंट्री हुई है। बिहार की डिप्टी सीएम है रेणु देवी, जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो लगातार जो कोरोना के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है, हर दिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और अब नीतीश कैबिनेट में भी कोरोना की एंट्री जो है वो हो चुकी है। तो बिहार सरकार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव अभी तक हो चुके हैं। तो
तो लगातार डॉक्टर्स का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और प्रदीप सिंघल का हम रुख करेंगे। प्रदीप सर, आप बच्चों का जिक्र कर रहे थे और तो ऐसे में अभी फिलहाल अगर मैं मौजूदा वक्त की दिल्ली के मौसम की बात करूं तो मौसम बहुत खराब है, ठंड भी ज्यादा बढ़ रही, बारिश भी हो रही है। ऐसे में अमूमन क्या होता है कि आम लोगों को भी भले ही तबियत उनकी खराब ना हो, कोई सिम्टम्स ना हो, लेकिन हल्की खांसी, हल्का बुखार की शिकायत महसूस हो जाती है। तो क्या अगर किसी को हल्की खांसी या हल्का बुखार है या फिर बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं तो हमें इंतजार करना चाहिए कुछ वक्त का या फिर तुरंत उनका टेस्ट करवा लेना चाहिए? एक्चुअली देखिए, बच्चों में भी ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी इस मौसम में बच्चों में अक्सर खांसी, जुकाम, बुखार हल्का फुल्का रहता है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर शुरू हुआ फीवर वगैरह, तो आजकल जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो हर केस में कोई ना कोई ये सस्पिशन लगता है कि कोरोना ना हो। तो चूंकि बच्चे ज्यादातर घर पर ही रह रहे हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स वगैरह में कोई सिम्टम है, मदर या फादर किसी में भी सिम्टम है, तो पहले वो भी कराएं, अपना बच्चे भी करा लें। लेकिन अगर केवल बच्चे में ही है, क्योंकि बच्चा तो घर में ही रह रहा है, तो उसमें काफी कम चांसेस है कि उसमें कोरोना हो, तो उसमें थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह से आप देखें ना, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो हर बच्चों में कराना भी बड़ा, ये टेस्ट कराना भी बड़ा मुश्किल वाला काम है। तो केवल उन्हीं बच्चों में कराएं जहाँ पे थोड़ा सस्पिशन हो, पेरेंट्स में कोई इन्फेक्शन हो या कोई बच्चा किसी कांटेक्ट में आया है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे मैंने देखे हैं, उसमें किसी ने कराया नहीं है टेस्ट, लेकिन सारे रिकवर हो गए घर पर ही। ठीक है। और उसमें कोई, क्योंकि ज्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर बच्चा कहीं नहीं गया है और आजकल तो स्कूल कॉलेज भी सब बंद है, घर में ही है, तो थोड़ा इंतजार किया जा सकता है। ठीक है। नमित, आपका रुख करना चाहेंगे हम। नमित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पटियाला से लेके पटना तक तमाम अस्पतालों से खबरें सामने आ रही हैं कि अब डॉक्टर्स भी इसके चपेट में आने शुरू हो गए हैं, लेकिन दिल्ली से कोलकाता तक के अस्पतालों में कोरोना विस्फोट हो रहा है। आप एलएनजेपी अस्पताल भी गए थे, कल आप सफदरजंग अस्पताल भी गए थे, एम्स का भी आपने रुख किया था, वहां से दिखाए थे कि क्या कुछ इंतजाम है। आपको क्या नजर आया वहां जाकर? क्या वाकई में जिस तरीके से अस्पतालों में कहा जा रहा है, जैसे हमने देखा पहली और सेकेंड वेव में कि वहां पर पीपी किट नहीं थी, डॉक्टर्स खुद परेशान थे, तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आपको दुरुस्त नजर आई? और अगर दुरुस्त नजर आई तो फिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इसका मतलब कि जानबूझकर हम कुछ जो एहतियाती कदम है वो नहीं उठा रहे। देखिए निदा, ये तो क्लियर है कि जो कोरोना की सेकंड वेव आई थी उस वक्त दिल्ली के अस्पतालों में जो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ था, उससे दिल्ली सरकार ने सुध जरूर ली है। यानी कि जो हालात पहले बस से बदतर नजर आ रहे थे उसे थोड़ा सुधार जरूर नजर आया, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी नहीं है जो कि कोरोना की सेकंड वेव में देखी गई थी। कई जगह ऑक्सीजन के जो बड़े प्लांट हैं वो भी दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं। जहां तक आपने डॉक्टरों की कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो कल हमें जो खबर मिली थी और अभी भी खबर मिल रही है, सफदरजंग और एम्स के भी तकरीबन 40 से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एम्स ने जो है एक बड़ा फैसला लिया, यानी कि जो डॉक्टर्स की विंटर वैकेशन जो छुट्टी पड़ी हुई थी उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जिन डॉक्टर्स को कोरोना हुआ है अब वो आइसोलेट हो गए हैं, तो ऐसे में हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स की कमी ना हो तो विंटर वैकेशन को रद्द किया गया और तमाम डॉक्टर्स को जो है। लेकिन ऐसी छुट्टी का क्या फायदा कि अगर डॉक्टर खुद ही पॉजिटिव हो जाए तो वो तो फिर खुद से आइसोलेट हो जाएंगे, फिर किसी का इलाज नहीं कर पाएंगे वो। तो ऐसे में नहीं लगता डॉक्टर अभिनव, माफ कीजिएगा डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी जी, कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है स्वास्थ्य सिस्टम की तरफ भी, हेल्थ सिस्टम की तरफ भी सरकारों को? डेफिनेटली इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ये तो मैं कहूँगा कि सिर्फ कोरोना अवधि में ही हम क्यों जागते हैं, ये तो हेल्थ केयर इज ए कंटिन्यूअस थिंग। इसके लिए तो हमेशा हमारा, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया था कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेशियो है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो है, वो पहले से बहुत कम है। तो हमें तो ये इट शुड बी ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और उसमें तो जितने ज़्यादा ढिलाई हम बिल्कुल बरत नहीं सकते हैं। और इस समय तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे भी जो हैं या जो भी इवन एडल्ट जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो जल्दी ही ठीक हो रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जो एक ओमिक्रॉन में हमें फ़ायदा हो रहा है, दिख रहा है कि तीसरे चौथे दिन और इवन जो डाटा हमें देखा है कि ऑलमोस्ट 7वें दिन तक तो इवन RT-PCR भी आपका नेगेटिव हो जाता है, विच इज़ ए गुड थिंग। तो शायद जो आइसोलेशन का जो पीरियड है वो भी हम थोड़े समय के बाद घटा पाएंगे। यूएस में तो अब इन्होंने 5 दिन का कर दिया आइसोलेशन पीरियड, बट हमारे यहाँ अभी भी 10 दिन का है, विच आई थिंक इज अप्रोप्रिएट एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी हमें पूरी तरह से क्लियरली नहीं पता है कि ओमिक्रॉन कब तक इन्फेक्टिव रह सकता है। तो बट जैसे मैंने बताया, सीरियस बीमारी नहीं हो रही है, पर सावधानी तो बरतनी ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली, कितनी ज्यादा सावधानी जरूरत है सावधानी बरतने की खुद उन डॉक्टर्स को जो इलाज के लिए अपनी छुट्टी तक कैंसिल कर रहे हैं, परिवार के पास नहीं जाते, 24-24 घंटे अस्पतालों में ड्यूटी करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे हमें बचना है, उन्हें अच्छे से पता है कि अगर कोई पेशेंट उनके साथ आया है तो उन्हें कौन सी एहतियात के साथ, पीपी किट के साथ, मुंह पर मास्क के साथ तब जाकर उसको टच करना है। फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लग रहा है, लापरवाही कहाँ हो रही है, या फिर कोई ऐसी चूक जो डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं और उनसे खुद हो रही है? क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ज्यादा आ रहा है सामने। की वजह से नहीं हो पा रही, मगर दुख की बात ये है कि डॉक्टर्स को सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे खड़े होते हैं तो उनकी गलती नहीं होती, तो उनको जो सामान, जो हमें हथियार मिल रहा है, कहीं किसी अस्पताल में कोई कमी हो या मास्क की क्वालिटी अच्छी ना हो, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन एरर है, अगर मास्क ठीक से ना बनाओ तो उसकी वजह से भी वायरस आ सकता है। हमारी सर्कुलेशन जो एयर है, कहीं पे एसी खराब हो तो कहीं हीटिंग खराब हो, कहीं पे सैनिटाइजर ना यूज हुआ हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जिन डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा मरीजों को देखना पड़ रहा है उनको भी ज्यादा, उनके ऊपर आप देखेंगे सरकारी डॉक्टर्स के ऊपर ज्यादा वर्कलोड आ रहा है। इसीलिए पहली बात तो ये है कि हमारे को, हमारी सरकारों को, हुकूमत को थैंक्स कहना चाहिए जिन्होंने इतनी पीपी प्रोडक्शन सब कुछ की एक्सपोर्ट भी हुई इंडिया से वैक्सीन। दूसरी चीज, इन लोगों को और डॉक्टर्स पैदा करने चाहिए। डॉक्टर्स, हमें हेल्थ केयर वर्कर्स ऑलरेडी हमें रेडी करनी चाहिए। जैसे जो नीट की दिक्कत हुई और सब हुआ, हमें और ज्यादा अपने सोल्जर्स की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है इस वक्त कोविड से लड़ने के लिए। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये सबको पता है। तो हमें उस डॉक्टर्स रेशियो को बढ़ाना है और जो हमारे हथियार हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर करना है। बिल्कुल, तो जो हथियार है उनकी क्वालिटी को बेहतर करना है। डॉक्टर प्रदीप सिंघल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप, जिस तरीके से आपने बच्चों के बारे में बताया, लेकिन सर जो छोटे बच्चे होते हैं जो कह नहीं पाते हैं, अपनी तकलीफ बता नहीं पाते हैं, ऐसे में कैसे समझा जाए कि अगर उनको कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो कि ये कोरोना के लक्षण तो नहीं है, या फिर ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट तो उनके अंदर एंट्री नहीं कर रहा है? कैसे पता चलेगा सर, शुरुआती लक्षण क्या है बच्चों के? डॉक्टर प्रदीप, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, डॉक्टर प्रदीप का हम रुख करेंगे, बच्चों से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर अमित आपको ले आते हैं बीच में। डॉक्टर अमित, अगर मैं बड़ों की भी बात करूं तो बड़ों में शुरुआती लक्षण कैसे महसूस होंगे और कब तक हमें इंतजार करना चाहिए? अगर खांसी हो रही है, गले में तकलीफ हो रही है, हल्का फीवर हो रहा है, तो इंतजार करना चाहिए 1-2 दिन का, या फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए, इसमें सिम्टम्स तो वही हैं, जुकाम ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है डेल्टा वेरिएंट के अलावा कि नाक बहना, जुकाम जो कि जनरली पिछले वेरिएंट में नहीं था, इस बार ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा नाक जकड़ना, सरदर्द होना, हल्का बुखार होना, बॉडी एक होना, कुछ लोगों में लूज मोशंस, डायरिया वगैरह भी इसके लक्षण देखे गए हैं। तो ये एक लक्षण है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज की डेट में इस तरह के लक्षण किसी को भी होते हैं तो वी शुड प्रिज्यूम कि वो कोरोना के ही लक्षण हैं। इसमें अगर किसी और वायरस के भी हैं तो भी हमें प्रिज्यूम यही करना चाहिए कि ये कोरोना के ही लक्षण है। तो जिसको ये इस टाइप के लक्षण हैं वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले। अगर कोरोना भी है और ओमिक्रॉन है और जिस तरह अभी तक के ट्रेंड आए हैं, 3-4-5 दिन में बहुत बार सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। ऐसे जो रिकमेंडेशंस भी हैं वो भी यही है कि इवन अगर आपका कोरोना पॉजिटिव भी है तो भी फिलहाल के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना होता है शुरू के 3-4-5 दिन में। तो अगर 3-4-5 दिन में आपने डॉक्टर से वीडियो कंसल्ट ले लिया है, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद अगर 4-5 दिन में आपकी ठीक हो जाते हैं तो शायद टेस्ट कराने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर 2-3 दिन में आपके लक्षण नहीं ठीक होते हैं तो फिर टेस्ट करा लें, क्योंकि टेस्ट कराने से आपका इस बात का क्लैरिटी रहेगी कि कल को अगर आप ज़्यादा बीमार होते हैं तो हॉस्पिटलाइज होने में आपका पहले से ही आपको होगा कि भी आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप कोरोना वार्ड में जाएंगे, आप थोड़े ज़्यादा सतर्क रह सकते हैं। प्लस कितनी देर तक आपको आइसोलेट करना है, कब आप वापस अपने परिवार से मिल सकते हैं, कब आप वापस अपने वर्क प्लेस पे जा सकते हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो मेरे ख्याल से पहले 2-3 दिन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है, परंतु अब अगर 2-3 दिन में सिम्टम्स ट्रीट ना हो
तो फिर हमको टेस्ट जरूर कराना चाहिए, बट पहले दिन से ही आइसोलेट होना है, क्योंकि कोरोना इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन और जो दूसरा हमारा डेल्टा वायरस था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये 70 to 80 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस है। तो जो आपने जैसे बताया कि डॉक्टरों को भी हो रहा है, उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि लापरवाही के कारण ही हो रहा है, ये बीमारी ही बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो आप पूरी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, आप रोज पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि लापरवाही ही हो, पर इसमें जो इन्फेक्टिविटी है वो सिम्टम्स होने के तुरंत बाद आ जाती है। डेल्टा में जो था कि सिम्टम्स थोड़े बाद में आते थे, आप पहले इन्फेक्शियस हो सकते थे, बट इसमें पहले दिन से ही आप इन्फेक्शियस हो जाते हैं। तो आपको पहले दिन से ही जैसे ही आपको सिम्टम्स आए, आप 5 या 7 या 10 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, वही आपके लिए भी बहुत अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। ठीक है डॉक्टर दीपाली, क्या घरेलू उपाय के तौर पर भी आजकल बहुत से लोग ऐसे अस्पताल जाने से डर रहे हैं, क्योंकि बीमारी इतनी बड़ी है, खतरा इतना बड़ा है, और सबने देखा सेकेंड वेव में कि अस्पतालों में क्या हाल रहा, तो अब लोग बच रहे हैं अस्पतालों से जाने से। तो क्या शुरुआत में अगर इस टाइप का आपको कुछ महसूस हो तो कोई घरेलू उपाय, गर्म पानी का ज्यादा सेवन करें, या इस टाइप से कोई घरेलू उपाय जिससे अगर 3-4 दिन कम से कम इंतजार करना हो तो उसके सहारे बंदा रह सके अपने घर में? जी बिल्कुल, जो मैं खुद पर्सनली कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अभी हल्का सा जो मौसमी बदलता जुकाम हुआ है उससे होके निकली हूँ, और सर्जरीज करने की वजह से मुझे RT-PCR भी करना पड़ा, तो वो हर बार ही नेगेटिव आया। तो गर्म पानी का सेवन करिए, रात को अगर आप दूध में थोड़ी हल्दी डाल के पी सकते हैं वो बहुत अच्छा है। हमारी अश्वगंधा गिलोय जो हमारी आयुर्वेदा है उसको, उसका सेवन करिए। डाइट में विटामिन सी, कोई भी पीले रंग का फल और लाल रंग का फल आपको बहुत मदद करेगा। और खाने के अंदर भी आप खाना पोषक खाएं, हरा पीला लाल रंग बदल बदल के सब्जियां रोज खाएं। रंग नहीं बदल सकते, दाल खा रहे हो तो साथ में एक टमाटर खा लीजिए, अगर एक ही रंग की आपको दाल खानी है, वरना पंचरंगी दाल हमें ज्यादा शरीर को पोषण देती है। और एक आखिरी बात, जो मौसम बदल रहा है, नाक के अंदर अगर आप एक बूंद तेल या घी अगर डाल सकें, देसी घी किसी भी क्वालिटी का, तो उससे हमारी नेजल म्यूकोजा सॉफ्ट रहते हैं और खुल जाते हैं जब हम रात को सोते हैं, और अगर जो नेजल ब्लॉकेज है उसमें भी हेल्प करता है। और लास्टली आर्सेनिक एल्बम जो हमने पहले देखा वो ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है, 2 साल से ऊपर हो चुका है। तो हर दूसरे तीसरे महीने अगर हल्का जुकाम हो तो 3 दिन के लिए रोज सुबह 2 बूंदी लेने में मेरे हिसाब से कोई हर्जी नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका हम ख्याल रखेंगे तो शायद कहीं हद तक बचा जा सकता है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमिताभ और डॉक्टर दीपाली, और साथ ही मेरे सहयोगी नमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। नमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खतरा इतना बड़ा है कि वो डॉक्टर्स जिन्हें हर एहतियात पता है, वो डॉक्टर्स जो पीपी किट के साथ आपका इलाज करने आते हैं, जो मुंह पर 3-3 लेयर का मास्क लगाकर आपका इलाज करने आते हैं, लेकिन तमाम एहतियात बरतने के बावजूद अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, तो फिर सोचिए कि आप और हम कितने नजदीक हैं इस खतरे के। लिहाजा जरूरी एहतियात आप बरतिए। देखिए, डॉक्टर्स पर कोरोना का कहर, ये मैं कुछ समझा देती हूँ। एम्स में 7 डॉक्टर्स अभी तक आ चुके हैं, लोकनायक में 5, लेडी होर्डिंग अस्पताल में 10 ये डॉक्टर्स की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है। इनके अलावा मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टर ऐसे हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बेहद ख्याल रखिए अपना और हर सावधानी जरूर बरतिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।